तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अगेती फूल गोभी की सफल खेती पर किसान का अनुभव भाग 2। लवेंडर की सफल खेती एवं उनके लाभ पर विशेष प्रस्तुति। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गाय की नई नस्ल हरधेनु। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको एक प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो से मिलवाया था, जो कि मल्च और ड्रिप विधि द्वारा अगेती फूल गोभी की खेती करके प्रति एकड़ लाखों की आय प्राप्त कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाते हैं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। सभी किसान बंधु तो शीष तो तैयार कर ही लेते हैं। जब बीज तैयार हो जाता है, बिचड़ा जब तैयार हो जाता है, उससे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। खेत की तैयारी करने में जो भी बेसल डोज है, गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, उसे आप जो है सो दे सकते हैं। इतना सुंदर फूलगोभी करने में इसमें हम जो है सो करीब 10 ट्रैक्टर जो है सो गोबर का खाद दिए थे। उसके अलावा जो है सो ब्राउन गोल्ड जो है सो 2 क्विंटल, ह्यूमिक गोल्ड 5 केजी जो है सो नीम जी, ह्यूमिक एसिड जो है सो करीब 1 केजी पर एकड़। ये बेसल डोज देने के बाद में हम जो है सो फूलगोभी का जो है सो बिचड़ा जो है सो ट्रांसप्लांट जो है सो अपने खेत में जो है सो किए। ट्रांसप्लांट के 10 दिनों के बाद जो है सो इसमें गौमूत्र का जो है सो फर्टिगेशन जो है सो करना जो है सो शुरू किए। जब हमारे फूल आने लगते हैं हमारे पौधों में, या तो जब वेजिटेटिव स्टेज में रहता है, तो उस तरह का जो है सो जैविक उत्पाद है जिसे कि जो है सो खेतों में जो है सो फर्टिगेशन के रूप में जो है सो दिया जाता है, जो कि सोलेबल हैं। देखिए, समय समय पर जो फर्टिगेशन की बात है, आपको कम से कम जो है सो जैविक जो है सो सोलेबल फर्टिगेशन है जिसका नाम है ट्रिगर। एक बार अगर यदि हम उसका जो है सो फर्टिगेशन को अपने खेत में जब चलाते हैं, और जो है सो 2 लीटर जो का डोज है 1 एकड़ में जो है सो चलाने की, आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। जब आप ट्रिगर जो है सो एक रेड में आता है, एक जो है सो ग्रीन में है, जब आप उसको चलाएंगे तो 40 दिनों तक पौधा को जो है सो किसी तरह का खाद की आवश्यकता जो है सो नहीं पड़ता है। इसके अलावे बहुत सा जैविक उत्पाद है जिसमें कि बोरोन की मात्रा होती है, उसका भी जो है सो जैसे ही फूल में गांठ आना शुरू होता है पौधा में, और बोरोन की मात्रा जो है सो शुरू जो है सो हो जाती है चलने की, उसे स्प्रे में भी चलाते हैं, और साथ ही साथ जो है सो उसका जड़ में भी जो है सो पौधा के ऊपर भी जो है फर्टिगेशन के माध्यम से भी दिया जाता है। और जो कीटाणु लगते हैं तो उसके लिए जो है सो हम लोग एक जो है सो केम नाम की दवा है, जिसे का कि जो है सो 1 ml से 1.5 ml इसका डोज जो है सो पर लीटर पानी के हिसाब से
देते हैं। और एक फंगीसाइड में T20 है, उसका प्रयोग हम लोग जो है सो करते हैं। और करीब करीब समझिए कि 8 से 10 दिन के अंतराल में हमेशा जो है सो दवा का छिड़काव जो है सो करना होगा, तभी जो है सो कीटाणु जो है सो कीटाणु का प्रकोप जो है सो हमारे पौधों पर नहीं होगा। और साथ ही साथ समय समय पर आप इसमें जो भी खरपतवार उगाते हैं, जैसे घास फूस जो भी हो, उसका भी देखभाल करना पड़ता है। उसमें भी निकाई गुड़ाई करानी पड़ती है, कुछ लेबर जो है सो लगाना पड़ता है। अगर आप जो है सो इसका सही ढंग से इसका देख रेख करते हैं और सही ढंग से अगर यदि आप फूलगोभी का फसल लेना चाहते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन स्तर को जो है सो ऊँचा कर सकते हैं। फूलगोभी का फसल उगाकर आप बहुत अच्छा लाभ जो है सो कमा सकते हैं। पौधा का समय समय पर अगर यदि देख रेख करते हैं, समय पर इसमें दवा छिड़काव करते हैं, समय पर जो है सो खाद चलाते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से और मल्चिंग का प्रयोग करके कोई भी फसल जो है सो बहुत ही सुंदर ढंग से किया जा सकता है। आज के इस बदलते समय में जैसे हर वस्तुओं या पदार्थ का नई तकनीकों से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे किसान भाइयों ने भी परंपरागत खेती को छोड़कर औषधीय और सगंधीय पौधों की खेती की तरफ अपना रुझान किया है। और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही किसान खेमराज लेवेंडर की खेती से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि लेवेंडर की खेती करते समय वो कौन कौन से प्रबंधन कार्य। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम खेमराज है। मैं चंबा जिले के चड़ा पंचायत से बिलोंग करता हूं। हमने लेवेंडर लगाया, इसकी जानकारी हमें पालमपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। इस लेवेंडर के हमें काफ़ी फ़ायदे हैं। इसकी खेती हमने 1 बीघा में की है, जिसकी सालाना आमदनी 50-60 हज़ार रुपये है। ये हमने 20,000 पौधा लगाया था। कई पौधे ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं पानी की कमी से, तो फिर हमें दोबारा लगाने पड़ते हैं वहाँ पर। इसके हम जैसे इसकी टहनी को काट कर जितनी लंबी मतलब 1 फीट हो, उसकी 4-5 कलमें बनती है। उसे हम ऐसे खेत में तरपाल वगैरह लगा के बिछा देते हैं और उसको कल में डाल के उसमें हम पानी वगैरह, उसमें गोबर वगैरह मिक्स करके बढ़िया से खेत को तैयार करते हैं और कल में लगा देते हैं। उसको 6 महीने के बाद हम 5 या 10 रुपये की एक कलम बेचते हैं। इसकी खेती के दौरान हमें करना पड़ता है, इसमें कई घास फूस वगैरह ना हो। अगर घास फूस हो गया तो पौधा ख़राब हो जाता, सड़ जाता, पौधा उग नहीं पाता और वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे कई पौधे ख़त्म हो जाते हैं। इसका हमें ये लाभ है कि हमारे एक तो सेबों में भी इसकी सेंट जो पकड़ लेते हैं, सेबों में मतलब कम सेंट पकड़ते हैं और सेबों को हमारे कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता, जीव जंतु को उससे नुकसान नहीं पहुंचाता, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। 12 साल से इसकी हम खेती कर रहे हैं। सालाना हमारी आमदनी 50-60 हज़ार हो जाती है। हमारी मेंबरशिप होती है 1,000 रुपये और हमें कुछ पौधे जैसे नष्ट हो जाते तो उस हिसाब से हमारे को सब्सिडी 2 या 3 हज़ार पालमपुर यूनिवर्सिटी वाले देते हैं। हमें बीच बीच में साइड हमारे सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, हम उनमें जाते रहते हैं, उसमें हमारे को बढ़िया से बढ़िया जानकारी देते हैं। वो अच्छे किसान भाई इससे ज़्यादा लगाए, जो हमारे जैसे किसान भाई हैं उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छी मतलब जितने मक्की या कोई और फसल में नहीं होती है हमारे पहाड़ी के क्षेत्र में, उससे ज़्यादा मतलब इस लेवेंडर में हमारे को इनकम सालाना हो सकती है। हमें एक तो जब हम ये कलमें लगाते हैं, इन पौधे तैयार करते हैं, एक तो पानी की कमी होती है हमारे को, और दूसरी सबसे ज़्यादा परेशानी, हम लगा तो लेते हैं पर हमें इसकी बेचने की दिक्कत पड़ती है। हमें पालमपुर जाना पड़ता है, कम से कम 1-1.5 दिन का हमारा टाइम ख़राब होता है। तो हम सोचते हैं कि चंबा में कोई इसका व्यापार या कोई संस्था द्वारा ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिससे हमें इतने दूर ना जाना पड़े। हमें सावधानी हो कि यहीं पर हमारा जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में सामान जो है, जो भी हम इस निकालते हैं, तेल कल में कुछ भी बेचनी पड़ी चंबा में बिक जाएंगे। एक तो हमें समय की बचत हो जाएगी और दूसरा हमारा जो किराया लगता है वो भी मतलब जाए ना लगे हमारा किराया भी। विभाग से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर कोई मशीन तेल जैसे निकालने और हमें कल में वगैरह कहाँ बेचनी है और इसकी अधिक जानकारी मतलब दी जाए। हम तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी आपको देंगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात। आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है, आप ये भी नहीं, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला सीएमओ है उसी से आप उलझ पड़े, महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में वैसे तो हमारे कृषि वैज्ञानिक बहुत सी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हाल ही के समय में कृषि वैज्ञानिकों ने 45 साल से चल रहे शोध पर सफलता प्राप्त करके हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में गाय की एक नई नस्ल हरधेनु को विकसित किया है। गाय की इस नई नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार अनुवांशिकी एवं प्रजनन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बीएल पुडीर और पशु वैज्ञानिक डॉक्टर बीएस मलिक से। किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा राज्य के हिसार शहर में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। और जानते हैं हरधेनु गाय के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है, पंजाब हरियाणा की उसका है। और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होस्ट फ्रीजियन का है 62.5%। और जो दो हमारी लोकल ब्रीड है हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजाति हैं उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है, और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहली ब्यांत है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्याहने में, और जो 2 ब्यांत का अंतर है वो भी इसका काफ़ी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उन्हें 16-17 महीने हैं।
ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरदेनू की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है और जो अच्छी गाय हैं वो 50 किलो तक दूध देते हैं। हरधेनु प्रजाति की गाय अपनी दुग्ध क्षमता के बल पर पशुपालकों को मालामाल कर देगी। साथ ही गौपालन से मुंह मोड़ चुके पशुपालकों को दोबारा गौपालन के लिए आकर्षित करेगी, जो कि पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी। हिसार के लुवास के अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी इस नई प्रजाति की गाय की खासियत यह है कि इसकी खासियत ये है, हमने पिछले 1-1.5 से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं और उसमें पिछले साल एक हमारी 62 नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की क्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा हमारे इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा, इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास होगी। हरधेनु गाय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस पते पर संपर्क करें। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। दूरभाष नंबर है 01662 289599। दूसरा नंबर है 01662 256101 आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तो आप यहाँ के लिए एक तो यहाँ 2 तरह के अजवाइन लगाते हैं। एक आपका अगस्त में लगाते हैं जो लोकल अजवाइन रहता है, लोकल वैरायटी होती है। एक अजवाइन की वैरायटी आपका अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है
अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए तथा भूमि में नमी बनी रहे। और नवंबर के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। उसमें 2 वैरायटियां हैं, एक तो A1 है, A2 है जो NRC अजमेर की है। अगस्त में जो अजवाइन लगती है उसमें कुछ तो यहाँ की लोकल वैरायटियां हैं, प्रजातियां हैं। इनके लिए जो खाद की मात्रा है 40 किलो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आपको 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास देना पड़ता है। लेकिन सिंचित दशा में आपको 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास देना पड़ता है। और असिंचित दशा में जब लगाते हैं अजवाइन तो उस समय खाद को पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पूरी मात्रा आपको जब खेत की तैयारी करते हैं बेसल रूप से दे देते हैं। लेकिन जब सिंचित दशा में अगर लगाएंगे अक्टूबर के महीने में तो आपको आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास जब खेत की तैयारी करेंगे तब दे देंगे। आधा नाइट्रोजन जो बचता है बुआई के बाद जब फूल आता है उस समय सिंचाई करके हम देते हैं। तो ये हुआ खाद देने का तरीका। और अजवाइन की बुआई जो है कतार में करें, कम से कम कतार में रहेगा तो आपको निराई गुड़ाई करने में आसानी रहेगी। 30 सेंटीमीटर कम से कम कतार रखें उसका। और सामान्य तौर पर वैसे तो 3 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है बीज इसका, लेकिन अगर पुराना बीज है, जमाव कम है तो आप 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यानी 4 किलो प्रति हेक्टेयर आप बीज उसमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बीजोपचार नहीं किए हैं तो आप बीजोपचार कर लीजिए। 3 ग्राम बावस्टीन या कार्बनडाजिम या जो भी विटावेक्स पावर जो भी आता है उसका प्रति किलो के हिसाब से उसका बीजोपचार कर लीजिए। अब इसमें बात आती है सिंचाई और रोग प्रबंधन। सिंचाई मुख्य रूप से एक तो सिंचाई करके उसकी बुआई करते हैं जब ओट आ जाता है तब, और फिर उसमें अगर जमाव कम है तो 1 हफ्ते के बाद फिर सिंचाई करते हैं। और इसके अलावा 2 सिंचाई और करते हैं फूल की अवस्था में, एक जब दाने बनने का शुरुआत होता है उस समय करते हैं। इसके साथ साथ इसमें फसल सुरक्षा के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो इसमें रस चूसक कुछ कीड़े लगते हैं जिसके लिए आप अमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL या थायोमेथाक्सोन। अमीडाक्लोप्रिड की मात्रा जो है 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में, थायोमेथाक्सोन जो है 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, इसका आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और बीमारी आती है पाउडर मिल्ड्यू जो भभूतिया रोग करते हैं। उसके लिए आपको सल्फेक्स 80% WP करके आता है, उसका 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते हैं, या सल्फर 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आज किसान भाइयों को मिर्च की एक लाभकारी फसल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मिर्च एक नकदी फसल है जो हमारे भोजन का मुख्य अंग है। सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती व उत्पादन भारतवर्ष में ही होता है और इसका लगभग 7.7 लाख हेक्टेयर एरिया हमारे देश में है और इसमें निर्यात भी हम करते हैं। खासकर किसान भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस समय लोग बाग मिर्ची की पौध तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मुख्य जो किस्में हैं, खासकर पूसा जवाला है, ये क्या है कि छोटे कद वाले होते हैं और इसमें फल लंबे होते हैं और पतले व ज़्यादातर आगे से थोड़े मुड़े हुए हो रहे हैं
और इसका प्रयोग हरी मिर्च के रूप में लेते हैं। एक मिर्च है किस्म पंथ C1, कुछ अन्य किस्में भी हैं जैसे पंथ C2। ये पौधे लंबे और सीधे खड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें फल पकने के नीचे नहीं गिरते हैं। सूखी मिर्चों की पैदावार इसमें होती है 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। पूसा सदाबहार एक किस्म और है, इसके फल बिल्कुल सीधे होते हैं और लंबे होते हैं, चमकीले रंग के हैं बिल्कुल, और सूखी मिर्च की पैदावार मतलब लाल रंग की मिर्च की पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज होती है। एक मुख्य रूप से हिंगेरियन वैक्स एक मिर्च है जो फल पकने पर पीले रंग के होते हैं, लेकिन इसकी पैदावार थोड़ी कम होती है। एक शिमला मिर्च के नाम से और जानी जाती है, जो कि सब्जी में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इसका भी काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है और लोग सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। अब मिर्च की फसल की बुआई साल में 3 बार करते हैं। इस मिर्च की फसल के लिए मौसम खासकर आर्द्र और गर्म होना चाहिए, लेकिन जब फल पक रहे हों तो उस समय मौसम में शुष्कता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि बीमारियों का प्रकोप होने से ज़्यादा मिर्चें खराब हो जाती हैं और नुकसान होता है। ऐसे ही मिर्च की अपन सबसे पहले पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार साल में 3 बार की जाती है। पहले नर्सरी में बीज की बुआई करते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 1.5 किलोग्राम बीज काफ़ी रहता है इसके लिए, और फिर जब पौध 1-1.5 महीने की हो जाती है उसके बाद में इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई जब इसमें 6-7 पत्तियां आ जाती हैं तो रोपने योग्य हो जाती है, और इसका सर्वोत्तम समय है शाम के समय इसकी रोपाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धूप कम हो जाती है और यदि वर्षा आने की संभावना हो या आकाश में बादल छाए रहो या हल्की वर्षा हो रही हो तो रोपाई करना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि पौध मुरझाने के कम चांसेज होते हैं, और तुरंत रोपाई के बाद में सिंचाई कर देते हैं। और इसमें खासकर अपन खाद और उर्वरक का भी स्पेशल ध्यान रखते हैं कि जब अंतिम जुताई करते हैं उस समय 15 से 20-25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं इसमें, और 70 किलो नत्रजन और 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिर्च में खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा देते हैं। नत्रजन की शेष आधी मात्रा रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद में छिड़क करके तुरंत सिंचाई करते हैं। और ख़ासकर सिंचाई का भी इसमें विशेष ध्यान रखते हैं कि मिर्च की फसल में जड़ें काफ़ी गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए सिंचाई की बार बार ज़रूरत पड़ती है, और बरसात में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करें। और खेत में यदि खरपतवार का प्रकोप हो तो खरपतवार तुरंत निराई गुड़ाई कर करके हटा देना चाहिए, और पौधों की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि फायदेमंद रहता है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। घरों की छत पर कैसे उगाएं जैविक सब्जियां, किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।